दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ कि हमारा जो लास्ट थर्सडे का प्रोग्राम आना था इकबाल मिर्ची के ऊपर, वो किसी ना किसी वजह करके तकनीकी खराबियाँ, कुछ लॉजिस्टिक इस किस्म की प्रॉब्लम हुई, जो हम काफ़ी देर रात तक उनको ठीक करने की कोशिश करते रहे, लेकिन वो आपके सामने नहीं ला सके और उसका मुझे बेहद अफ़सोस भी है। आपके सैकड़ों मैसेज आपने लिख के भेजे मुझे हमारी कम्युनिटी के ऊपर भी, और आपने मैसेज भी किए यूट्यूब पे, कुछ लोगों ने फ़ोन भी किए और व्हाट्सएप पे मैसेज आए। आपने हमारे साथ हमदर्दी भी जताई कि चलो कई बार ऐसा हो जाता है, और मेरे तो आपको मालूम है कि जब से चैनल शुरू की है पहली बार ऐसा हुआ है कि हमारा एक प्रोग्राम हमारी गलती नहीं लेकिन टेक्निकल कारणों करके एक दिन के लिए स्किप होना पड़ा। लेकिन उसके लिए मैं कवर अप करूँगा अगले हफ्ते एक प्रोग्राम ज़्यादा करके या एक प्रोग्राम बड़ा करके आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। आपको नाराज़ नहीं करेंगे। तो इकबाल मिर्ची का जो किस्सा सुनाना था वो मैं आपको मंगलवार को सुनाऊंगा। आज जो हमारा शेड्यूल है हर हफ्ते का, आज शनिवार हमने जो एक लेडी डॉन्स का दिन रखा हुआ है मुंबई की, उस सिलसिले में मैं आपको आज सपना दीदी की कहानी या उसके किस्से सुनाऊंगा। सपना दीदी अपने आप में एक बहुत घरेलू किस्म की, पर्दे में रहने वाली, शर्माने वाली, अपने पति की वफादार, अपने माता पिता भाई बहनों की सेवा करने वाली, जिसको हम पूरा हिंदुस्तानी तहजीब में एक घरेलू किस्म की औरत कहते हैं, जिसने कभी दुनिया नहीं देखी। मज़े की बात है कि 5 साल शादी होने के बाद भी वो औरत कभी अपने घर से बाहर नहीं निकली। उसको ये मालूम नहीं कि उसका पति क्या करता है, क्या नहीं करता है। वो अक्सर घर से बाहर रहता था, कई महीने नहीं आता था। हिंदुस्तान के बाहर भी रहा कई महीने लगातार, लेकिन इस औरत ने कभी अपने आदमी को पूछा नहीं कि तुम क्या काम करते हो, घर पे इतनी देरी से क्यों आते हो, या महीनों तक घर में आते ही क्यों नहीं हो। तो इस किस्म के कभी सवाल उस औरत ने खड़े नहीं किए। उसका नाम था शबनम बी। तो मुतअशरफ ही भी, 3-4 नाम थे उसके। एक माँ बाप का नाम रखा था, एक ससुराल वालों ने नाम रखा, और एक नाम उसने बाद में खुद रख लिया। तो वो जो अशरफी बी थी, वो दाऊद के खास आदमी महमूद कालिया की बीवी थी। तो महमूद कालिया दाऊद का उस ज़माने में राइट हैंड आदमी था। स्मगलिंग की चीज़ों की डिलीवरी करने से लेके पैसा एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने तक, और कई अंदर के काम करने वाला वो महमूद कालिया। उसका रंग थोड़ा सा काला था, इसलिए उसको कालिया कह देते थे। उसका भी कारण था कि 4-5 महमूद थे जो उस समय के अंडरवर्ल्ड में काम करते थे। एक का नाम महमूद लंबू पड़ गया, उसका कद लंबा था, ये काला था, इसको महमूद कालिया कहने लग गए। एक महमूद मोटा था, तो एक महमूद चुगली था, वो चुगलियाँ करने की आदत थी। तो इस तरह जब नाम ज़्यादा होते हैं तो उनको पहचानने के लिए डिफरेंट आइडेंटिटीज़ दे देते हैं, और इस तरह महमूद को कालिया की आइडेंटिटी मिली। तो किसी कारणों से महमूद की डी कंपनी से आपस में बिगड़ गई। उसको दुबई में जेल में जाना पड़ा। 6-7 महीने जेल काट के वो जेल से छूटा। तो वो कानून एक दुबई का ऐसा है कि जब आपको सज़ा हो जाए तो आपको फिर वो अपने देश में रहने नहीं देते, आपको डिपोर्ट कर देते हैं, टिकट दे के आपके देश के जहाज़ में बिठा देते हैं और आपको वापस अपने मुल्क भेज दिया जाता है। तो उसी सिलसिले में महमूद कालिया को वापस बम्बई आना पड़ा, और देखिए वहाँ से ड्रामा शुरू होता है। महमूद और उसकी बीवी अशरफी की ज़िंदगी में एक नया तूफ़ान, एक भूचाल कैसे आता है। जैसे ही महमूद कालिया दुबई की जेल से छूटने के बाद जहाज़ में बैठ के बम्बई आके उतरता है, जैसे ही एयरपोर्ट से बाहर निकलता है, पार्किंग की लॉट क्रॉस करके वो अपनी गाड़ी तक जा रहा होता है अपने 2 आदमियों के साथ, तो सामने से एक बम्बई पुलिस का सब इंस्पेक्टर एमैनुअल ओमोलिक, वो आता है और उसको कुछ आपस में बात करता है जो किसी ने नहीं सुनी, और उसके बाद धार धार 3-4 गोलियां, और महमूद कालिया का एनकाउंटर हो जाता है एयरपोर्ट पे शरेआम।
सैकड़ों लोगों के सामने वहाँ टैक्सी वाले, गाड़ियों के ड्राइवर सब थे इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बाहर। किसी को कुछ समझ में नहीं आया कि अचानक ये इंस्पेक्टर कहाँ से आया और कहाँ से उसको गोलियां मार दी, क्यों मारी। और बाद में एनकाउंटर में ये बताया गया कि महमूद कालिया ने उस इंस्पेक्टर को देख के अपनी जेब से रिवॉल्वर निकाला और फायरिंग की। अरे जो आदमी बाहर से आया है, जहाज से ट्रैवल करके, वो तो आपके पास सुई नहीं आने देते, और रिवॉल्वर कहाँ से लाएगा। और जहाँ आप बाहर जाते हो तो आपकी चेकिंग स्क्रीनिंग करके आप निकलते हो। तो खैर वो एक डिफरेंट मामला है। तो उसकी वहाँ पे मौत के बाद इमीडिएटली जो उसकी बीवी थी, जो अशरफी बी, उसने ये फैसला किया कि मैं अपने पति की मौत का बदला लूँगी और मैं इस इंस्पेक्टर को नहीं छोड़ूंगी। और इसके जो आका है, जिनके कहने पे इसने ये काम किया है, या जिनके बहकावे में या किसी और कारण से काम किया, उसको नहीं छोड़ूंगी। तो अपने पति का वो अंतिम क्रियाक्रम, संस्कार जो भी होता है वो करके, कुछ दिनों का जो शोक रखा जाता है वो करने के बाद, तो उसने अपना काम शुरू करना किया। जो औरत कभी घर से बाहर नहीं निकली थी, जिसको ये भी नहीं पता था कि उसके पड़ोसी कौन है, उनका नाम क्या है, वो औरत अपने मरे हुए पति की एक दोस्त हुसैन वस्त्रा, उसके पास पहुंचती है, उसके घर पे बुर्का पहन के, कि मैं सो एंड सो, आप मुझे नहीं जानते, मैं महमूद की बीवी हूँ और मुझे ये काम करना है। तो हुसैन वस्त्रा को भी कहीं ये बात बुरी लगी थी कि उसके दोस्त का इस तरह अचानक एनकाउंटर करना कुछ दाल में काला है। तो उसने उसको अपने संरक्षण में लिया। उसने जिस घर में ये रहता था वस्त्रा, हुसैन वस्त्रा, उसके नीचे काफ़ी बड़ी एक पार्किंग की जगह थी प्राइवेट बिल्डिंग में। उसने वो पार्किंग एरिया बंद करके उसमें उसने छोटी सी एक फायरिंग रेंज बनाई। उस फायरिंग रेंज में उसने अशरफी को रिवॉल्वर, पिस्टल, ऑटोमेटिक वेपन, कार्बाइन वगैरह इस किस्म के हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी महीनों तक। वहाँ पे टारगेट प्रैक्टिस करवाई ताकि उसका निशाना सही लगे, और उसको छोटे नकली हैंड ग्रेनेड दिलवा के उसको कैसे खोलना होता है, कैसे फेंकना है, वो सब पूरी आर्म्स की ट्रेनिंग दी। उसने एक मिनी जिम बनाया अपनी उस बेसमेंट में। उस मिनी जिम में एक लेडी ट्रेनिंग रख के अशरफी को उसने मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग दी। ये थोड़ा सा फिल्मी लगता है, जैसे फिल्मों में कहानियाँ होती हैं, लेकिन ये सपना दीदी की सही कहानी है। उसको मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग दी, जूडो कराटे सिखाया गया, डांड बैसिंग निकलवाई गई, वेट लिफ्टिंग करवाई गई, जंपिंग सिखवाई गई, रस्सियों से, तारों से लटकना सिखाया गया, दीवार पे चढ़ना कूदना, ये सब पूरी जैसे मिलिट्री कमांडो की ट्रेनिंग होती है, वो सब ट्रेनिंग वो हुसैन वस्त्रा ने अशरफी को दी। उसके बाद उसने जब ट्रेनिंग पूरी हुई तो उसको साइकिल चलाना सिखाया, उसके बाद मोटरसाइकिल चलाना सिखाया, फिर कार और जीप चलानी सिखाई, और उसको लॉन्ग ड्राइव पे लेके जाके उसको ट्रेनिंग दी। और क्योंकि ये सब काम जो हैं वो बुर्का पहन के नहीं हो सकते थे, तो अशरफी को अपना बुर्का उतार के फेंकना पड़ा। वो भी ऐसे हुआ कि एक बार वो अपनी ट्रेनिंग के दौरान मोटरसाइकिल पे जा रही थी, तो पीछे से कोई कार जब निकली तो किसी न किसी कारण उसके बुर्के का एक हिस्सा वो कार के टायर में फंस गया, और ये मोटरसाइकिल से गिरी, लेकिन बुर्का फट गया तो इसको चोट नहीं लगी, तो हो सकता है कहीं गाड़ी के नीचे भी आ जाती। वो भी एक कारण था कि उसने उस दिन के बाद बुर्का पहनना बंद कर दिया। उसने पंजाबी सूट, सलवार कमीज पहनना शुरू किए, और जब ट्रेनिंग लेने के बाद उसमें एक नया हौसला, नया जज्बा, एक नई फिजिकल फिटनेस हुई, तो उसने जीन की पैंट और टी शर्ट्स वगैरह भी पहननी शुरू की। तो क्योंकि अब उसकी ज़िंदगी टोटल बिल्कुल वो अपने परिवार से बाहर आ चुकी थी, एक नई ज़िंदगी की शुरुआत कर रही थी, तो उसने अपना नाम भी बदली कर लिया। क्योंकि उसके जितने यंगस्टर जो एक ज़माने में महमूद कालिया के साथ काम सीखने आए थे, जहाँ उसकी रिस्पेक्ट करते थे, वो यंग लड़के, उसमें हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, वो भी हमदर्दी के लिए अशरफी के पास पहुँचे, और वो उसको दीदी कहने लग गए। तो उसने भी अपना नाम बदली करके सपना दीदी रख लिया। तो कुछ महीनों में इस तरह से बुर्के से निकल के एक औरत एक कमांडो ट्रेनिंग लेके सपना दीदी बन जाती है, और अब चलती है अपने हस्बैंड का, अपने खाविंद का बदला लेने के लिए।
सबसे पहले वो उस समय के जो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस थे महाराष्ट्र के मिस्टर एसपी सिंह, उनको मिलने गई, क्योंकि नीचे के ऑफिसर उसकी बात सुनते नहीं थे। तो अल्टीमेटली उसने फैसला किया कि पुलिस के सबसे बड़े अफसर के पास जाना चाहिए। और मैं बता दूं कि एसपी सिंह जो थे, तेंद्रा प्रसाद सिंह, वो उसके पहले बहुत बड़ी बड़ी पोस्टिंग्स करके आए थे। रॉ में रहे थे, RAW में, IB में रहे थे, दिल्ली में प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी में रहे थे, और उसके ज़्यादा वो चौधरी चरण सिंह के सन इन लॉ भी थे। तो चौधरी चरण सिंह की बेटी, जा कह लो अजीत सिंह की बहन गायत्री, उनको घर में गीता कहा करते थे, मैं घर में जाता था उनके बहुत बार, वो अजीत सिंह की बहन थी, और वो एसपी सिंह साहब की बेबी। कोई 6 साढ़े 6 महीने सिर्फ वो रिटायर होने के पहले महाराष्ट्र के DGP बने थे। पहले पूरी उम्र उन्होंने डेपुटेशन में निकाली। खैर, बहुत अच्छे आदमी थे, बहुत अच्छी नेचर थी उनकी। उनको सपना दीदी की कहानी सुन के तरस आया। उन्होंने एक स्पेशल ऑफिसर की टीम, एक IG लेवल का हेड बना के उसकी ड्यूटी लगाई कि तुम सब देखो इसके साथ, इस औरत के साथ क्या बेइंसाफ़ी हुई है। और कहीं ना कहीं ये भी एक बात थी कि सपना जो थी वो, उसके माँ बाप यूपी से ताल्लुक़ रखते थे, तो कहीं ना कहीं सिंह साहब को ये भी एक अपनापन लगा कि हमारे राज्य की औरत है और यहाँ तकलीफ़ में इसको। लेकिन उनको ये मालूम नहीं था कि सपना दीदी ऑलरेडी क्या क्या कर चुकी है, जो आगे क्या करना चाहती है। तो उन्होंने इससे एप्लीकेशन वगैरह मांगी, तो इसमें लंबी चौड़ी डिटेल्ड एप्लीकेशन इंस्पेक्टर मैनुअल मौलिक के खिलाफ लिख के दी। उसकी इंक्वायरीज हुई, करते 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 कुछ महीनों में उसका जो रिज़ल्ट आया, उसमें अमोलिक की पहले बदली की गई बॉम्बे से, उसको बदली करके बॉम्बे से बाहर निकाला गया। फिर इंक्वायरी चलती रही, और उसके में इन बिटवीन सिंह साहब की रिटायरमेंट भी हो गई। 6 साढ़े 6 महीने के लिए DG थे। तो जो उनके बाद DG आए, उन्होंने इंक्वायरी चालू रखते हुए उस सब इंस्पेक्टर को नौकरी से निकाला गया। अंडर सेक्शन 311 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से उसको नौकरी से बर्खास्त किया गया। लेकिन वो भी बहुत पहुंचा हुआ ऑफिसर था। उसने अपने अपील वगैरह करके सैट में, कैट में, कोर्ट में जाके वो पहले नौकरी पे वापस आया, फिर अंडर सस्पेंशन रहा, फिर उसको कोल्हापुर ट्रांसफ़र किया, फिर पूना आया, और अल्टीमेटली वो रिटायर हुआ। खैर, लेकिन सपना ने अपनी लड़ाई जारी रखी। उसने अपने जो नई फौज बनाई थी, सपना दीदी आर्मी, उसके कुछ लड़के लेके उस ज़माने में शारजा में क्रिकेट के टूर्नामेंट शुरू हुए इंटरनेशनल लेवल के, जिनमें पाकिस्तान और इंडिया की वनडे मैचेस होते थे। बहुत बड़े लेवल पे जुआ लगता था, सट्टेबाजी होती थी। और वो आजकल जितनी तस्वीरें टीवी पे और मैगजीन में छपती है दाऊद इब्राहिम की और उसके साथियों की, वो सब तस्वीरें जो हैं उस समय वो शारजा के स्टेडियम में क्रिकेट के मैच देखते हुए अपने कूपे में बैठे हुए, वो सब तस्वीरें हैं। उनमें बहुत सारे फिल्मी कलाकारों की तस्वीरें भी हैं, वो भी सब शारजा के उस क्रिकेट स्टेडियम की हैं। तो उस सपना दीदी अपने बंदे लेके पासपोर्ट बना के, वीज़ा लगवा के शारजा जाती, शारजा जाके पूरे स्टेडियम की रेकी करती है, और उसने पूरा प्लान बनाया कि कौन से कूपे में, कौन से उसमें एक जो उनका जो डेजिग्नेटेड एरिया होता है, जिसमें छोटे छोटे टीवी सेट भी लगे होते हैं, तो कौन से में बॉक्स में दाऊद इब्राहिम बैठेगा, और मेरे लोग जो गोली चलाएंगे तो कितनी दूरी से चलाएंगे, उसके बीच में कोई खंभा तो नहीं है, कोई वेटर सर्विस करता निकलेगा तो उससे कैसे बचना है। उसने एक पूरा वो सीटों की 3-4 रोज़ जो थी उसकी टिकटें खरीदी, बुक करवाई कि मेरे आदमी यहाँ बैठेंगे, यहाँ से एक आदमी गोली चलाएगा, तो उसकी अगर गोली मिस होती है तो दाऊद कैसे हिलेगा, क्या करेगा, तो दूसरी गोली का मतलब इस किस्म की पूरी प्लानिंग उसने उस खाली स्टेडियम में किसी बहाने से जाके देख के उसने कुछ नक्शे बनवाए स्टेडियम के, उनको नक्शों को स्टडी करके उसने ये पूरी प्लान बनाई। लेकिन उसकी जैसे होता है कि हर चीज़ हर इंसान की पूरी नहीं होती, तो अपने उसको अंजाम देने के पहले दाऊद के लोगों को इस बात की खबर लग गई। उन्होंने शारजा की एजेंसीज़ को बोल के, पुलिस को बोल के सपना को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो पहले ही वहाँ से, उसको भी शक हो गया था कि शायद मेरी जो सब रैकी है लीक आउट हो गई है। वो शारजा पुलिस के कुछ एक्शन लेने के पहले वो वापस हिंदुस्तान परत आई। तो ये लड़ाई बहुत ख़तरनाक सिद्ध हो गई। अब दाऊद के लिए जो सोचना बहुत ज़रूरी था कि अगर ये औरत ज़िंदा रहती है तो बहुत ख़तरनाक
साबित हो सकती है। जो औरत शारजा पहुंच सकती है और इतनी बड़ी प्लानिंग कर सकती है, तो उसके आगे भी खतरा हो सकता है। तो फिर काफ़ी उसके पीछे लड़के लगाए गए, किलर लगाए गए, उसके ऊपर अटेम्प्ट्स हुई, लेकिन सपना ने भी एक कदम आगे चलती थी। उसने अपनी हिफाजत के लिए मुंबई पुलिस के एक सब इंस्पेक्टर से शादी कर ली। अब सब इंस्पेक्टर से शादी की तो ट्रैक करना मुश्किल हो जाता है। मुंबई के अंडरवर्ल्ड वाले लोग कभी पुलिस पे हाथ नहीं उठाते। पंजाब में हमने देखा कि यहाँ के गैंगस्टर पुलिस वालों को ही मार देते हैं। अभी हमने जगराओं में ऐसा इंसिडेंट देखा, बाद में शूटर मारा गया 2 दिन पहले। लेकिन मुंबई के जो गैंगस्टर हैं वो कभी पुलिस के ऊपर हाथ या गोली नहीं चलाते। तो वो 6-7 महीने वो सब इंस्पेक्टर के प्रोटेक्शन में रहने के बाद सपना दीदी ने अपनी कार्रवाइयाँ जारी रखी और अमोलक के खिलाफ अपनी मेन जो जंग थी वो जारी रखी, और अल्टीमेटली उसने अमोलक को फिर शहर के बाहर बदली करवाया और वो अमोलक रिटायर भी हो गया। लेकिन रिटायर होने के बाद एक न्यू बॉम्बे के बिल्डर के मर्डर केस में अब वो फिर जेल में है। वो एक पुलिस का नामचीन एनकाउंटर स्पेशलिस्ट, वो आदमी आज जेल में सज़ा काट रहा है क्योंकि उसने एक बिल्डर को मरवाने के लिए जो शेटियार नाम का क्रिमिनल हायर किया था, उसको उसने खुद हायर किया था बिल्डर से पैसे लेके। तो इस किस्म के काम वो सारी उम्र करता रहा, लेकिन मरते दम तक सपना दीदी ने अमोलक का पीछा नहीं छोड़ा, दाऊद गैंग से अपनी लड़ाई नहीं छोड़ी, और इसी ज़िंदगी की जद्दोजहद में एक दिन बेचारे उसको अपनी जान से हाथ धोने पड़े। वो एक अलग कहानी है। आज के दिन लिए इतना ही काफ़ी, और अगले मंगलवार मैं आपको जो इकबाल मिर्ची की जो पूरी कहानी सुनानी थी वो अब मैं आपको मंगलवार सुनाऊंगा। और कल हमारा आपको मालूम है कि पंजाबी का सेगमेंट है। मैं अपने पंजाबी श्रोताओं को भी रिक्वेस्ट करूंगा कि कल मैं उनको जिंदा सुखा के वो किस्से सुनाऊंगा जो आज तक उन्होंने नहीं सुने। याद रखना, एक पंजाबी के नाटक में जिंदा सुखा ने भंगड़ा कैसे डाला था, वो किस्सा मैं आपको कल सुनाऊंगा एतवार को। वो देखते रहिए 8 बजे तक। आज के लिए इतना ही काफ़ी। मैं बलजीत परमार आप सबका धन्यवाद शुक्रिया करता हूँ।